गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया यदि अभिकर्मकों के मध्य होती है तो वो कितने वेग से चलती है, अर्थात कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया कितने समय के अंदर पूर्ण हो जाएगी या इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए कितना समय लगता है। तो इसके लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं वो हम लोग सीखेंगे। ये चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। इसके लिए हम लोग एक सूत्र भी प्रस्तावित करेंगे, उस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। रासायनिक प्रक्रिया का वेग वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से कारक हैं कि जिनमें रासायनिक प्रक्रियाओं में अंतर आता है, रासायनिक प्रक्रिया की वेग में कैसे अंतर आ सकता है, वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग अभी तक जो अभ्यास कर चुके हैं 11th के अंदर, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और उसको साथ में लेकर चलते हुए इसको हम लोग पढ़ेंगे। रसायन स्वाभाविक रूप से परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विशिष्ट गुणों से युक्त पदार्थों का अन्य गुणों से युक्त विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन होता है। तो जब अभिकर्मक एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो रासायनिक अभिकर्मक जो हैं वो अपने गुणधर्मों को खो देते हैं और नए गुणधर्मों वाले उत्पाद बनाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक निम्नलिखित तथ्य जानने का प्रयत्न करते हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना को जो कि ऊष्मागतिकी से निर्धारित की जा सकती है। मतलब कि अभिकर्मक लेंगे, 2 अभिकर्मक लेंगे और देखेंगे कि 2 अभिकर्मक एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करेंगे या नहीं। ऐसा तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ना कि अगर डेल्टा जी का मान लेस देन 0 आएगा, अर्थात नेगेटिव आएगा, तो रासायनिक प्रक्रिया होने वाली है। मानो कि रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया यदि हुई तो दूसरा, किस सीमा तक अभिक्रिया होगी, इसे रासायनिक साम्य से निर्धारित किया जा सकता है। मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया होगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो रासायनिक प्रक्रिया कब तक चलेगी, उसकी बॉर्डर कितनी है। तीसरा, अभिक्रिया का वेग, अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्य अवस्था तक पहुँचने में लगने वाला समय। तो रासायनिक प्रक्रिया का वेग क्या होगा, ठीक है ना, या तो रासायनिक प्रक्रिया को साम्य अवस्था तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है। तो ये 3 चीज़ें खास होती हैं। पहला, अभिकर्मकों के मध्य प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, प्रक्रिया होगी तो कहाँ तक चलेगी, और प्रक्रिया का वेग क्या होगा, और उसको साम्य अवस्था में पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए अभिक्रिया की संभाव्यता तथा सीमा के साथ साथ इसके वेग तथा उसको निर्धारण करने वाले कारकों को जानना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो जब हम लोग कोई रासायनिक प्रक्रिया की अभ्यास करते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया में ये सारी चीज़ों को जो है जानना ज़रूरी है। मान लो कि आप लोगों की एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर केमिकल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, और वो केमिकल बहुत जगह इस्तेमाल होता है, उसकी मांग भी ज़्यादा है, तो बहुत सारे कस्टमर आपको उसको ऑर्डर देते हैं उसको ख़रीदने के लिए। तो आप लोग वो क्या करते हो भाई, उसको तैयार करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा वक्त लगता है, और जो ऑर्डर मांगने वाले जो कस्टमर होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कम वक्त में भी चाहिए होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो उत्पादन आप लोगों के इंडस्ट्री में हो रहा है उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसकी स्पीड कैसे बढ़ा पाओगे, अगर आप लोग इस चैप्टर का अभ्यास करोगे तो आप लोग रासायनिक प्रक्रिया का वेग बढ़ा सकते हो, उसे कम वक्त में पूरा कर सकते हो। तो ऐसे कौन से कारक हैं, तो बहुत सारे कारक हैं। उदाहरणतः कौन से प्राचल निर्धारित करते हैं कि खाद्य पदार्थ कितनी शीघ्र खराब होते हैं, दांत भरने के लिए शीघ्र जमने वाले पदार्थ कैसे अभिकल्प किए जाएं, अथवा स्वचालित इंजन में ईंधन के दहन की दर कैसे नियंत्रित होती है। उन सभी प्रश्नों का उत्तर रसायन विज्ञान की उस शाखा द्वारा मिलता है जिसमें अभिक्रिया वेग तथा इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। काइनेटिक्स बलगतिकी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति। ऊष्मागतिकी अलग है, रासायनिक बलगतिकी अलग है। ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता बताता है, मतलब कि संभावना, रासायनिक प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी उसकी संभावना बताता है, जबकि रासायनिक बलगतिकी क्या करता है, तो पूरी अभिक्रिया की गति बताता है। उदाहरण रूप से ऊष्मागतिकी के आंकड़े दर्शाते हैं कि
हीरे को ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी से थियरी से पता चल गया कि हाँ, रासायनिक प्रक्रिया संभव है। कौन सी वाली? हीरे से ग्रेफाइट बनने की रासायनिक प्रक्रिया संभव है, परंतु वास्तव में इस परिवर्तन की गति इतनी मंद होती है कि परिवर्तन बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं होता, मतलब कि प्रक्रिया होती ही नहीं है, ठीक है ना, उसको बहुत लंबा समय लगता है। अतः अधिकांश लोग समझते हैं कि हीरा सदैव ही हीरा रहता है, इसलिए कहा गया है कि हीरा सदैव ही हीरा रहता है। वैसे तो हम लोग उसको ग्रेफाइट में रूपांतर कर सकते हैं, लेकिन वक्त ज़्यादा जाता है और इतना खर्चा करने के बाद हमको ग्रेफाइट मिलेगा, और ग्रेफाइट तो बहुत सस्ता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे नहीं। बलगतिकीय अध्ययन न केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में मदद करते हैं, अपितु उन स्थितियों का भी वर्णन करते हैं जिनसे अभिक्रिया वेग में परिवर्तन ला जा सकता है। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब अभिक्रिया चल रही होती है ना, तो उसके वेग में भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे उनके वेग में परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं? तो जैसे कि सांद्रता, तापमान, दाब तथा उत्प्रेरक। तो ये 4 कारक हैं जिनमें परिवर्तन लाओगे तो रासायनिक प्रक्रिया के वेग में भी परिवर्तन आएगा। तो कौन से हैं ये कारक जो रासायनिक प्रक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं? सांद्रता, ताप, दाब तथा उत्प्रेरक। स्थूल स्तर पर हमारी रुचि पदार्थों की कितनी मात्रा प्रयुक्त अथवा निर्मित हुई है और इनके उपभोग अथवा निर्मित होने की दर में होती है। आणविक स्तर पर अभिक्रिया की क्रियाविधि में संघट करने वाले अणुओं के विन्यास तथा ऊर्जा को सम्मिलित करते हुए विचार विमर्श किया जाता है। हम लोग ये देखो, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जो है हम लोग रासायनिक प्रक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन, वेग में परिवर्तन करने वाले कारक, उन सभी का अभ्यास करेंगे। चलो अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात करेंगे उसके सूत्र का अभ्यास करेंगे। तो चालू करते हैं पहला टॉपिक 4.1 रासायनिक अभिक्रिया वेग। कुछ अभिक्रियाएं जैसे आयनिक अभिक्रियाएं अत्यधिक तीव्र गति से होती हैं। उदाहरण रूप से सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण अति शीघ्र होता है। ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, जिन्हें हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग कुछ भी मिक्स करके अलग अलग तरीके के रंग वाले अवक्षेप प्राप्त करते हैं, सफ़ेद, ऑरेंज, ठीक है ना, कत्थई, नीले, और ये सब हम लोग 11वीं में भी कर चुके हैं। वो प्रक्रिया तुरंत होती है, अत्यधिक जो है वो तीव्र गति से देखने को मिलती है। दूसरी ओर कुछ अभिक्रियाएं बहुत मंद होती है, जैसे वायु व आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना। तो जो लोहे पर जंग लगता है वो बहुत लंबी प्रोसेस है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो मध्यम वेग से होती हैं, जैसे इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन तथा स्टार्च का जल अपघटन, ठीक है ना। आप जानते ही होंगे कि स्वचालित वाहन की गति को उसकी स्थिति परिवर्तन अथवा निश्चित समय में तय की गई दूरी के बीच संबंध से व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मानो कि आप लोग यहाँ अहमदाबाद से आपको अपने घर से 100 किलोमीटर तक जाना है, और आपके पास जो है ऑटोमेटिक 4 व्हीलर है, और आप लोग उसके अंदर टाइम सेट कर देते हो कि हाँ भाई मुझे 2 घंटे में पहुँच जाना है, ठीक है। तो 2 घंटे में पहुँच जाना है। अगर आप लोगों ने ऐसा अंदर जो है ऐड कर दिया कि मैं 100 किलोमीटर जो है दूर 2 घंटे में पहुँचना चाहता हूँ इस जगह पर, तो वो ऑटोमेटिक व्हीकल क्या करेगा, वो एक्सीलरेशन और स्पीड और वेग वो अपने हिसाब से क्या करेगा, सेट करेगा, ठीक है ना। एवरेज स्पीड लाने का प्रयत्न करेगा, जिससे आप 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हो। इसी प्रकार से किसी अभिक्रिया की गति अथवा वेग को इकाई समय में अभिक्रिया को अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिक स्पष्टता के लिए हम लोग देखेंगे कि किसी एक अभिक्रिया की सांद्रता में ह्रास की दर अथवा किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अब हम लोग रासायनिक प्रक्रिया के वेग को कैसे पढ़ेंगे। रासायनिक प्रक्रिया के वेग को हम लोग 2 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया की शुरुआत जिस अभिकर्मक से होती है
उस अभिकर्मक की मात्रा में कमी होने की दर से पढ़ सकते हैं। दूसरा, जो उत्पाद हम लोगों को मिलने जा रहा है या मिल रहा है उस दौरान हम लोग उत्पाद की मात्रा में होने वाली वृद्धि के दर के हिसाब से पता लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कि 0 मिनट से 1 मिनट तक अगर उत्पाद 2 ग्राम मिला तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 से 5 मिनट तक कितना वो उत्पाद दे सकता है। तो हम लोग एक एग्जांपल बता सकते हैं, 1 मिनट 2 ग्राम तो 5 मिनट तो कितना होगा 10 ग्राम। ठीक है ना। तो समझ में आया हम लोगों ने ये कैसे पता लगाया कि उत्पाद की मात्रा बढ़ी, उत्पाद की मात्रा में